Hello students, welcome back to Prepon. These days we are discussing questions based on certain themes in history and polity. तो मॉडर्न इंडिया के कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, रेवेन्यू सिस्टम्स पे क्वेश्चंस करते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस प्रीलिम्स में अक्सर आ जाते हैं। लेसेस फेयर पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया एम्ड एट, जो अंग्रेजों की लेसेस फेयर पॉलिसी होती थी भारत में, उसका उद्देश्य क्या था? आपको याद होगा 1776 में एडम स्मिथ ने किताब लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस, और एडम स्मिथ का ये कहना था कि सरकारों को व्यापार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मार्केट में इंटरनल पोटेंशियल होता है कि वो बैलेंस बना ले, पैसा भी प्रॉफिट भी कमा के दे सकता है और लोगों का वेलफेयर भी कर सकता है, इसलिए नॉन इंटरवेंशन होना चाहिए। तो जो लेसेस फेयर पॉलिसी भारत में ये इम्प्लीमेंट करते हैं 1813 के बाद, खास तौर से जब चार्टर कानून 1813 का पास हो जाता है, तो उसका उद्देश्य क्या था? Establishing monopoly of East India Company over Indian trade, या removing all restrictions on the export of Indian handicrafts and cottage goods to England, या exporting British capital to India in order to start modern industries in India, या removing all restrictions on the export of Indian raw material to England and on the import of British manufactured goods to India. Obviously उनका उद्देश्य डी था, भारत से कच्चा माल बिना किसी रुकावट के इंग्लैंड पहुंचे, कन्वर्ट होकर मशीनों से भारत में आए और सामान की तरफ बिके, और इंटरनल जब भारत में आएगा तो उस पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह नहीं होनी चाहिए। ये उद्देश्य था, तो पॉलिसी ऑफ लेसेस फेयर। तो डी इज द आंसर। Who was the first to attempt decentralization of financial administration? 1871 में मेयो ने ये काम सबसे पहले किया था, जब नीचे के तबकों को अधिकार, राज्यों को भी अधिकार दिए थे कि वो भी कुछ टैक्स कलेक्शन कर सकते हैं। सेंटर से डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत की थी, रिपन ने इसे आगे बढ़ाया, बट 1919 के एक्ट में, मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स में, तो बाकायदा ये राज्यों को काफी सारे अधिकार दे दिए गए थे टैक्स कलेक्शन के। तो बी इज द आंसर। तेभागा मूवमेंट इन बंगाल वाज मूवमेंट अगेंस्ट द रिपोर्ट ऑफ फ्लाउड कमीशन। ये हम कर चुके हैं, 1946 में तेभागा मूवमेंट बंगाल में हुआ था, फ्लाउड कमीशन के अगेंस्ट नहीं था। फ्लाउड कमीशन की रिपोर्ट इंप्लीमेंट कराने के लिए किसान कह रहे थे। फ्लाउड कमीशन ने ये बोला था कि जो जोतेदार होते हैं, जो जमींदार होते हैं, वो 50-50 का रेवेन्यू इनमें बीच में वो होता है, बंटवारा होता है, तो इसे कम कर दिया जाए, 2/3 मिलना चाहिए किसानों को और 1/3 मिलना चाहिए जोतेदार को। तो ये इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट नहीं कर रही थी, तो ये मूवमेंट था जिसमें कहा गया था कि 2/3 किसानों को मिले, 1/3 जोतेदार को मिले। द फ्लाउड कमीशन रिकमेंडेड 1/3 ऑफ द क्रॉप्स टू द पीजेंट्स इन प्लेस ऑफ 1/2। तो ये सेकंड गलत हो जाता है, ये भी गलत है, तो दोनों ही गलत हैं। डी इज द आंसर। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड इंक्वायरी कमेटी, बारदोली के जो एनहेंसमेंट कर दिया था बॉम्बे सरकार ने, रेवेन्यू बढ़ा दिया था 1928 में, तभी वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह किया था। तो गवर्नमेंट एक कमीशन बनाती है, मैक्सवेल और ब्रूमफील्ड एक जज और एक ब्यूरोक्रेट है। ये कहते हैं कि 22% रेवेन्यू या 30% रेवेन्यू तो बहुत ज्यादा है, 6% रेवेन्यू सरकार को बढ़ाना चाहिए। यही बारदोली सत्याग्रह था, जहां वल्लभ भाई पटेल का सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट बारदोली सत्याग्रह। तो ये रेवेन्यू एनहेंसमेंट इन बारदोली के अगेंस्ट के बारे में एक कमेटी बनी थी, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड इंक्वायरी कमेटी। Consider the following statements about the रैयतवारी सिस्टम। इट वॉज अ सिस्टम ऑफ डायरेक्ट कलेक्शन विद द रैयत। रैयत से सीधे पैसा लेते थे। अंग्रेजों के 3 सिस्टम मेन थे, महलवारी, रैयतवारी एंड जमींदारी। तो रैयतवारी के बारे में बात हो रही है। रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड इन परपिचुअलिटी, एक बार जो फिक्स कर दिया हमेशा वही लिया जाएगा, कोई इसमें बदलाव नहीं होना है। डेक्कन राइट्स ऑफ 1875 टुक प्लेस इन रैयतवारी एरियाज। पीजेंट्स वर लार्जली बेनिफिटेड फ्रॉम दिस रेवेन्यू सिस्टम। अब ये क्वेश्चन है रेवेन्यू का, और यूपीएससी में ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पहला सही है, रैयत सीधे किसानों से डील करते थे, जमींदारी सिस्टम में तो जमींदार से डील करते थे, और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू लेना था, 89% ऑफ द कलेक्टेड रेवेन्यू। तो यहाँ पर सीधे किसान से डील कर रहे हैं, कोई बीच में जमींदार नहीं है। रेवेन्यू परपिचुअलिटी में फिक्स नहीं होता था, 30 साल बाद ये रिवाइज किया जाता था, तो ये गलत हो जाता है। डेक्कन राइट्स जो हुए थे पुणे अहमदनगर में, वो रैयतवारी एरिया ही था, बिल्कुल सही है। पीजेंट्स को किसी भी रेवेन्यू सिस्टम से फायदा होना ही नहीं था, तो ये स्टेटमेंट तो एकदम गलत हो जाता है। फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, सी इज द आंसर। Statements about the effects of land revenue systems introduced by the British. Over assessment to maximize revenue, बिल्कुल सही है। अंग्रेज ओवर असेसमेंट करते थे, जितना ज्यादा रेवेन्यू वो खींच सकते हैं किसानों से, उतना अपने व्यापार के लिए उन्हें कैपिटल मिल जाएगा, बिल्कुल सही है।
पैसा नहीं दे पाएगा किसान तो उसके ऊपर कर्जा बढ़ता चला जाता है, ये भी सही है। नहीं दे पाएगा तो जमीन से डिस्पोजेशन हो जाएगा, ये भी सही है। और इसकी वजह से फिर वो जमींदारों के खिलाफ एग्रेरियन डिस्टर्बेंसेस होते थे या सरकार के खिलाफ मूवमेंट होते थे, चाहे वो पाबना हो या डेक्कन राइट्स हो, इंडिगो रिवोल्ट हो, ये सब के सब ये जो अंग्रेजों की लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी इसकी वजह से ही हुआ करते थे। तो चारों के चारों सही हैं, ऑल द फोर आर करेक्ट। 16-18 सेंचुरी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार था, एक यूरोपियन कंपनीज का व्यापार था, उसके बारे में 3 सेंटेंसेस हैं, स्टेटमेंट्स हैं। These companies bought a variety of commodities from Indian market in return for gold and silver. ये इंग्लैंड से बुनियान लाते थे और उसके बदले यहाँ से सामान खरीद के इंग्लैंड ले जाते, तो इंग्लैंड से फिर ये पूरे यूरोप में उसे बेचते थे। तो पहला सही है, मतलब अपने अपने देश में ले जाकर पूरे यूरोप में बेचते हैं, बिल्कुल सही है। यूरोपियन कंपनीज हैड फ्यूअर थिंग्स टू ऑफर टू इंडियन सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, बिल्कुल सही है। इंग्लैंड यूरोपियन कंपनीज के बाद भारत को देने के लिए कुछ नहीं था, भारत अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट था। मुगल एम्परर्स डिड नॉट स्टॉप दिस ट्रेड डिस्पाइट नोइंग कि ये भारत को फायदा नहीं पहुंचा रहा है, ये गलत है। मुगल एम्परर जानते थे इससे भारत को फायदा है। ट्रेड सरप्लस इंडिया के फेवर में था बैटल ऑफ प्लासी तक। प्लासी के बाद सूरत थोड़ी सी बदली थी। औरंगजेब ने 1688 में जो बॉम्बे फैक्ट्री थी इनकी उसको बंद कर दिया था, क्योंकि इन्होंने मुगलों के शिप्स को रोकने की कोशिश की थी जो समुद्र में जाया करते थे। तो ऐसे में फिर 1.5 साल तक बॉम्बे की फैक्ट्री रोक दी गई थी। औरंगजेब चाहता तो इस व्यापार को कम्प्लीटली बंद कर देता, ही वॉज अ पावरफुल एम्परर, बट 1.5 साल बाद इसको वो सीज उठा लेते हैं, अलाउ कर देते हैं। 1.5 लाख रुपए आपको जुर्माना देना पड़ेगा। औरंगजेब जानता था इस व्यापार से भारत को फायदा है। तो तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है। दस्तक क्या होता है? फ्री ट्रांजिट पास विद पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूज एट टोल्स। आपको सामान ले जाने के लिए हम पास दे देते हैं, आप टोल पे पैसा दे दीजिए। फ्री ट्रांजिट पास विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूज एट टोल्स, या पास आपको देते हैं, आपको कस्टम टोल पे कुछ देना नहीं है। या फ्री ट्रांजिट पास फॉर द कंपनीज व्यापार, कंपनी के व्यापार के लिए, और जो प्राइवेट ट्रेड ऑफ इंडियन मर्चेंट्स है उनके लिए भी अलाउ था। या फ्री ट्रांजिट पास इशूड बाय द कंपनी फॉर द इंडियन मर्चेंट, या कंपनी जो इंडियन मर्चेंट्स को कलकत्ता में पास देती थी वो कहलाता था। तो ये बी हो जाता है। जो बंगाल के नवाब थे, बाद में मुगल एम्परर फर्रुख सियार ने भी कहा था कि आप एक मुश्त पैसा हमको सालाना दे दीजिए और आपको टोल चौकी पे पैसा देने की जरूरत नहीं है। ड्यूटी फ्री ट्रेड इसे कहते थे। तो दस्तक वो पास था, जब कंपनी के लोग सामान लेके चलेंगे तो दस्तक पास दिखा देंगे। और दस्तक पास का मतलब है कि कंपनी ने एनुअल बेसिस पे कर दिया है, तो इनका सामान रोका नहीं जाएगा, उनके सामान का ट्रांजिट थोड़ा सा फ्री हो गया था, इसे कहते थे दस्तक, जो भारत में जो वजह बनती है प्लासी और प्रॉब्लम्स की। अंडर द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, अब उसके बारे में 3 स्टेटमेंट है। इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ सब्सिडी, द इंडियन स्टेट वाज रिक्वायर्ड टू अलॉट टेरिटरी यील्डिंग सब्सिडी इक्वल टू द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग ट्रूप्स फॉर प्रोटेक्शन। The Indian state was required to pay only cash subsidy to East India Company for providing military protection. In some cases, there was neither allotment of territory nor payment of cash. Both company and Indian state provided military support to each other on mutual basis. तो अब 1798 में पहुंचता है वेलेस्ली कॉर्नवालिस के बाद, और इसने फिर यहाँ पर एक सब्सिडी अलायंस सिस्टम शुरू किया था, जिसमें भारतीय राज्यों को ईस्ट इंडिया कंपनी मिलिट्री सपोर्ट देगी, उसके बदले भारतीय राज्य इनको पैसा दे दिया करेंगे। अगर पैसा नहीं दे पाएंगे तो उतनी जमीन दे देंगे, जमीन कंपनी ले लेगी जिससे उतना पैसा निकाला जा सके। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है। इंडियन स्टेट वाज रिक्वायर्ड टू पे ओनली कैश सब्सिडी, ये सही नहीं था, जमीन से भी ले लेते थे और कैश भी लेते थे, दोनों ही सही था। और ये सही नहीं है कि दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे और कुछ भी जमीन या सामान का पैसे का आदान प्रदान नहीं होगा। ये सही, फर्स्ट इज द राइट आंसर। और 1798 से लेकर 1805 तक जितने बड़े बड़े राज्य थे सब कैप्चर कर लेता है वेलेस्ली अंडर द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स इन अवध प्रोविंस ड्यूरिंग द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर डन बाय, अंग्रेजों के 3 सिस्टम होते थे, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, जमींदारी। अब अवध प्रोविंस में जो महलवाड़ी सिस्टम चलता था वो उसके लिए वो उस पर किसने काम किया था? मार्टिन बर्ड ने, होल्ट मैकेंजी ने, अलेक्जेंडर रीड ने, हेनरी लॉरेंस ने। तो अलेक्जेंडर रीड ने तो थॉमस मुनरो के साथ काम किया था रैयतवाड़ी सिस्टम में मद्रास में। मार्टिन बर्ड और होल्ट मैकेंजी ये थे निर्माता जिन्होंने ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम अवध प्रोविंस के लिए बनाया था। होल्ट नॉट हेनरी लॉरेंस का कोई संबंध इससे नहीं है। 2 and 3, second and third are the answers. Holt Mackenzie was the secretary to the Board of Commissioners. He recommended a survey of land
लैंड का सर्वे हो, प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स इन लैंड, कितना किसका अधिकार है जमीन में, सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू डिमांड विलेज बाय विलेज लेंगे हम, किसान से नहीं लेंगे ना, जमींदार को रखेंगे, और महल बाय महल, ग्रुप ऑफ विलेजेस, कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू थ्रू विलेज लंबरदार, विलेज का जो लंबरदार है, हेड है, उससे बोलेंगे आपके गांव से इतना पैसा हमको चाहिए है, आप इंटरनली कितना कौन करता है वो आप देख लो, हमको इतना पैसा चाहिए है। ऐसे मार्टिन बर्ड्स, ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट्स इन नॉर्दर्न इंडिया, अंडर द न्यू स्कीम लैंड इन अ ट्रैक्ट वाज सर्वेड, सर्वे होता था, असेसमेंट फॉर द होल ट्रैक्ट वाज फिक्स्ड, फॉलोड बाय सेटिंग डाउन द डिमांड फॉर ईच विलेज, हर विलेज की सर्वे करके डिमांड तय की जाती थी, लिविंग टू द महल पावर्स टू मेक इंटरनल एडजस्टमेंट, अंदर महल मतलब ग्रुप ऑफ विलेजेस, इंटरनली कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा हमें नहीं पता, आप लोग इतना हमें इस पूरे महल से ग्रुप ऑफ विलेजेस से चाहिए है। स्टेट की डिमांड 66% ऑफ द रेंटल वैल्यू होती थी। और सेटलमेंट ये भी पीरियोडिक था, परमानेंट सेटलमेंट नहीं था। तो परमानेंट सेटलमेंट जमींदारी व्यवस्था परमानेंट थी, एक बार जो फिक्स कर दिया वही लेते रहे। रैयतवारी सिस्टम में और महलवारी सिस्टम में 30 साल में रिवाइज किया जाता था। तो ये होल्ड मैकेंजी और मार्टिन बर्ड ने अवध में ये सिस्टम, रेवेन्यू का सिस्टम डिजाइन किया था। सो दिस वाज दिस क्वेश्चंस वी वांट टू डिस्कस। चलिए, थैंक्स अ लॉट। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत यूजफुल है, इनको ध्यान से सुनिए, आपके एग्जाम में काम आएंगे। थैंक यू।